तो गाइस जैसे कि हमने देखा कि जिनवू एसएल की मदद से 100th फ्लोर तक पहुंच जाता है, जहां पर उसे डीमन कैसल का बॉस बैरन मिलता है और उन दोनों की लड़ाई सच में काफी कमाल की होती है। और यहाँ पर जेजू रेड में पार्टिसिपेट करने के लिए जापान से भी हंटर्स आ जाते हैं, जो कि चेयरमैन गो के साथ मिलकर जेजू आइलैंड पर हमला करने का प्लान बनाते हैं। तो चलो अब देखते हैं कि ये प्लान सक्सेसफुल होता भी है या नहीं। जैसे कि आप सबको याद ही होगा कि जिनवू डीमन कैसल के अंदर एलिक्सर ऑफ लाइफ को बनाने आया होता है, तो बैरन को हराने के बाद उसके पास सारी इंग्रेडिएंट्स आ जाते हैं। पर यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एलिक्सर ऑफ लाइफ की जो क्वालिटी और सक्सेस रेट होता है वो जिनवू की इंटेलिजेंस पर डिपेंड करता है। तो इसलिए इसमें एक ऐसा चांस भी है जिसमें अगर जिनवू के पास सारे इंग्रेडिएंट्स आ भी जाएं तब भी उसका कोई फायदा नहीं होगा। पर जिनवू तो किसी भी कीमत पर अपनी माँ को होश में लाना चाहता है, तो इसलिए वो इस रिस्क को लेने के लिए तैयार हो जाता है, जिस वजह से उसे एलिक्सर ऑफ लाइफ की 6 बोटल्स मिल जाती हैं और इसके साथ साथ जिनवू को एक न्यू शैडो भी मिल जाती है। वैसे मेरे हिसाब से आप लोग ये सोचे होंगे कि शायद जिनवू को बैरल की शैडो मिली होगी, पर अगर आपको याद हो कि जब जिनवू डीमन कैसल के अंदर आया था तो सिस्टर ने उसे बताया था कि वो डीमंस की शैडोज को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता, पर हमने देखा था कि बैरन एक ड्रैगन के ऊपर बैठकर आया था जो कि एक डीमन नहीं है, जिस वजह से जिनवू उसकी शैडो को एक्सट्रैक्ट करने में सक्सेसफुल रहा और उसे काइजर नाम का एक ड्रैगन मिल जाता है। और अब जब जिनवू के पास सब कुछ आ चुका है तो इसलिए अब उसे जल्द से जल्द अपनी माँ के पास पहुँचना है। वैसे तो इसमें टाइम लगने वाला है, क्योंकि ये कोई नॉर्मल डंजन नहीं है जहाँ पर नॉर्मल डंजन की तरह बॉस को हराने के बाद ऑटोमेटिकली डंजन खुल जाए। पर जिनवू के पास एक रूइन स्टोन होता है जिसे तोड़कर उसे शैडो एक्सचेंज नाम की एक न्यू एबिलिटी मिल जाती है, जिसकी मदद से वो अपनी शैडोज की जगह को अपने साथ बदल सकता है। और ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि टोडो ने लड़ाई के टाइम यूजी के साथ अपनी जगह को अदला बदली किया था, पर फर्क बस इतना सा है कि जिनवू इसे 3 घंटे में बस एक बार ही यूज कर सकता है। तब जिनवू अपनी माँ के पास पहुँच जाता है और उन्हें एलिक्सर ऑफ लाइफ पिलाता है, जहाँ पर हम काफी इमोशनल मूवमेंट को देखते हैं, क्योंकि 4 साल बाद जिनवू की माँ होश में आई होती है। वैसे गाइस मैंने देखा है कि सीजन 2 के अंदर वैसे तो उन्होंने कोई इमोशनल सीन डाला नहीं था और कुछ सीन को तो काट ही दिया था, पर इस एपिसोड के अंदर उन्होंने ये सीन काफी ज्यादा डेप्थ में दिखाया है। मुझे पता है कि काफी लोगों को ये चीज पसंद भी नहीं आई होगी, क्योंकि जैसे ही पेसिंग चल रही थी एनीमे की और उसके बाद ऐसा एपिसोड आ जाए तो थोड़ा सा अजीब तो लगता है। पर मुझे ये देख के काफी ज्यादा हैरानी हो रही थी कि क्रंची रोल के ऊपर जो सा ये वाला एपिसोड है ये मोस्ट डिसलाइक्ड एपिसोड बन गया। और इस चीज से ये भी पता चल रहा है कि सोलो लेवलिंग बच्चों के अंदर ज्यादा मशहूर है एज कम्पेयर टू अडल्ट्स, और शायद इसी वजह से जो सा सोलो लेवलिंग है उसने अपनी कहानी में से काफी चीजों को काट दिया, सो दैट जो बच्चे हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो से बच्चे हैं उन्हें एक्शन ज्यादा पसंद आता है, और ये सेम चीज हमने हाशिरा ट्रेनिंग आर्क में भी देखी है। बट आई थिंक सो जो से ये वाले मूवमेंट्स होते हैं ना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कहानी के साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि कहानी नॉट जस्ट अबाउट कि हाँ भी बस उसके अंदर एक्शन 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 ही होता रहे। उस कहानी को एक डायरेक्शन देने के लिए और उसके साथ रिलेट करने के लिए थोड़ा इमोशनल कनेक्ट बनना ज्यादा जरूरी होता है। तो आई थिंक कि जो सा सोलो लेवलिंग है, जो से ये चीजें मिसिंग चीजें है ना, ये उन्हें ऐड जरूर करनी चाहिए थी। मैं एज ए बिजनेस समझ सकता हूँ कि उनके लिए एक बड़ी आग को इसके अंदर कवर करना जरूरी था, तभी एनीमे की थोड़ी हाइप बनती, और शायद इसी वजह से उन्होंने काफी सारी एपिसोड्स में से काफी सारे सीन्स को काट दिया। बट आई थिंक जो हमारी ऑडियंस है उन्हें ऐसे एपिसोड्स को भी सपोर्ट करना चाहिए। वैसे तो यहाँ पर हमें एक और मूवमेंट दिखाया जाता है जहाँ पर बेक अपने पुराने दोस्त एस रैंक हीलर मिन के साथ मिल रहा होता है, जो कि उनके साथ पिछले जेजू आइलैंड की रेड के अंदर गया होता है, और वहाँ पर उन्होंने अपने एक दोस्त योनसुक को भी खो दिया होता है, जिस वजह से मिन ये डिसाइड कर लेता है कि वो अब से एक नॉर्मल जिंदगी जिएगा और वो इस रेड के अंदर भी हिस्सा नहीं लेने वाला। तब चेयरमैन गो 4th जेजू आइलैंड रेड को पब्लिकली अनाउंस कर देते हैं, और यहाँ पर हमारे साथ एक न्यू कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन किया जाता है, जो कि अमेरिकन एस रैंक हंटर थॉमस एंड्रियो होता है, और उसकी पावर एक नेशन की मिलिट्री जितनी होती है। वैसे अगर आपको याद हो तो डोनसुक भी अमेरिका से ही था, तो शायद चेयरमैन गो को भी ये एहसास हो रहा होता है कि वो शायद जापान के अंदर जिनवू को ही ढूंढने आया है। तब चेयरमैन गो जिनवू को भी जेजू आइलैंड की रेड के लिए इनवाइट करते हैं, और वहाँ पर जिनवू को बहुत ज्यादा तगड़ा ऑरा महसूस होता है, क्योंकि हंटर एसोसिएशन के जिम के अंदर बेक और हंटर माँ आपस में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जो दोनों ही एस रैंकर्स होते हैं। और हमें पहले ये भी बताया गया था कि जब भी 2 एस रैंकर्स आपस में लड़ते हैं तो वो पूरी की पूरी सिटी को ही तबाह कर सकते हैं। पर जो हंटर एसोसिएशन का जिम होता है वो हायर रैंक जेम से बनाया गया होता है, ताकि वहाँ पर एस रैंकर्स बिना किसी टेंशन के आपस में प्रैक्टिस कर सकें। और उन्हें लड़ता हुआ देखकर जापान के हंटर्स भी बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं, जिस वजह से वो आपस में टेस्ट मैच रखने का डिसाइड करते हैं, जिसमें दोनों टीमों के 4-4 मेंबर्स को
चुना जाता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि इसमें जिन्वू पार्ट नहीं ले रहा है, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ कॉम्बैट टाइप हंटर्स के बीच में है और जिन्वू ने अपने आप को एक मेज की तरह रजिस्टर किया है। पर क्योंकि जिन्वू बहुत ज्यादा ताकतवर है, तो जो जापान हंटर्स का हेड गोटो होता है, उसे भी जिन्वू की पावर का एहसास हो जाता है, जिस वजह से उसे भी शक होने लग जाता है कि जिन्वू असल में एक मेज है या फिर नहीं। वैसे तो हम सबको पता ही है कि जिन्वू कितना ज्यादा ताकतवर है, और ऐसा हम थोड़ी देर बाद देखते भी हैं, क्योंकि जापान हंटर्स और कोरियन हंटर्स के बीच का मुकाबला काफी ज्यादा इंटेंस होता है, जहां पर बेक अपनी पूरी पावर को यूज करने के बावजूद भी जापान के हंटर्स को नहीं हरा पा रहा होता। और हम देखते हैं चाह के हमला करने की वजह से एक जापान हंटर गुस्से में बावला सा हो जाता है, और अगर हीरोइन के ऊपर खतरा आ जाए और हीरो आए ना, तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो इसलिए जिन्वू उस हंटर को रोक देता है, जिस वजह से गोटो को भी जिन्वू में काफी इंटरेस्ट आने लगता है और हमें जिन्वू और उसके बीच की लड़ाई दिखाई जाती है, जो कि सच में काफी कमाल की होती है। और इसके अंदर जिन्वू बस गोटो की पावर को टेस्ट कर रहा होता है, और फिर भी गोटो जिन्वू के मुंह पर कट लगाने में कामयाब हो जाता है, जिससे कि वो दोनों ही सीरियस हो जाते हैं और उनकी पावर्स को देखकर तो बाकी सब भी डर जाते हैं, जिस वजह से उन दोनों को रोकने के लिए सभी को वहाँ पर आना पड़ता है। तो यहाँ हम देखते हैं जिन्वू जेजू आइलैंड की रेड के लिए मना कर देता है, क्योंकि उसकी माँ काफी टाइम बाद होश में आई होती है और वो उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहा होता है। और यहाँ पर जेजू आइलैंड के अंदर एक नई आंट का जन्म होता है, जिसकी पावर बाकी आंट से काफी ज्यादा होती है। और मजे की बात पता क्या है कि यही हमारा मेन विलन होने वाला है। तब आगे बस सभी लोग अपनी जेजू आइलैंड की रेड के लिए तैयारियां करना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पर जूही और सॉन्ग भी वापस आ जाते हैं। और अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको बता दूं, जूही और सॉन्ग उन 6 मेंबर्स में से वो 2 लोग हैं जो कि डबल डंजन से बच गए थे, और ये दोनों ही जिन्वू के काफी ज्यादा करीब थे। आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब जेजू आइलैंड की रेड स्टार्ट होती है, और इस पूरे अटैक को कवर करने के लिए वहाँ पर एक ए रैंक हंटर कैमरामैन बनकर जाता है, ताकि पूरी दुनिया को इसके बारे में पता लग सके। और यहाँ पर कोरिया की फोर्सेस जेजू आइलैंड को घेर लेती है। वैसे मैंने थोड़े टाइम पहले आपको बताया था कि जो एस रैंक हीलर मीन है, उसे जेजू आइलैंड की रेड के लिए मना कर दिया था, पर अब जब इस रेड से काफी सारे लोगों की जिंदगी जुड़ गई है, तो इसलिए वो इस रेड में पार्टिसिपेट करने के लिए मान जाता है। और तब प्लान को एग्जीक्यूट किया जाता है, जहाँ पर सारे जापान के हंटर्स अपनी पावर के जरिए सभी आर्ट्स को अपनी तरफ बुलाने लगते हैं, और जिन फोर्सेस ने जेजू आइलैंड को घेरा होता है, वो सभी लोग इंटरफेरेंस सिग्नल भेजने लगते हैं, ताकि सारी आर्ट्स क्वीन से अलग हो जाएं और कोरियन हंटर्स आराम से क्वीन को मार सके। और तब यहाँ पर फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर चोई आते ही आंट्स को जलाना स्टार्ट कर देता है, और वो सभी लोग आंट के एग चैम्बर में पहुंच जाते हैं। और तब उन्हें वो वाला अंडा दिखाई देता है जिसके अंदर से अब तक का सबसे ताकतवर आंट निकला होता है, और उन्हें भी उसे देखकर काफी डर लगना स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पर जापान के जो हंटर्स आंट्स के साथ लड़ रहे होते हैं, वहाँ पर एक अनहोनी हो जाती है, क्योंकि जापान की एक हीलर को कोई मार देता है। और गाइस एक बार सोच के देखो कि जो एक एस रैंक हंटर को मार सकता है, उसकी ताकत कितनी ज्यादा होगी। वैसे गाइस जो सा ये वाला एपिसोड है, ये मुझे ठीक ठाक लगा, मतलब कि जो सा इम्पैक्ट फैक्टर मैं ढूंढ रहा हूँ वो अभी भी नहीं था, क्योंकि काफी मूवमेंट ऐसे थे जहाँ पर इम्पैक्ट पड़ सकता था, जैसे कि जब जिन्वू ने चा को बचाया, या फिर जो जिन्वू और गोटो की लड़ाई थी, उसे देखकर ना यार पता नहीं कुछ ना मिसिंग लग रहा था कि हाँ भी जैसे कि कोई चीज मिसिंग है। वो मिसिंग क्या है वो मुझे तो पता है, पर आई थिंक सो वो चीज होनी चाहिए थी। और यहाँ पर जब हंटर्स ये कह रहे थे कि अब हीरोज को ही इस दुनिया को बचाना पड़ेगा, तब पता नहीं मुझे ना साइतामा की याद आ गई, और मैं ये सोच रहा था कि जब जिन्वू जेजू आइलैंड नहीं जा रहा है तो शायद साइतामा जाएगा, पर फिर मैंने सोचा कि यार साइतामा कैसे जा सकता है, क्योंकि इस टाइम तो वो खुद एनिमेट होने लगा हुआ है। आफ्टर ऑल अक्टूबर के अंदर उसका सीजन 3 आ रहा है, जिसमें फाइनली हमें वो लड़ाई दिखाई जाएगी जिसका हम काफी टाइम से इंतजार कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि प्लीज इस बार कोई ना कोई तो उसे एस रैंक तक पहुंचा ही दे। वैसे साइतामा से एक और चीज याद आ रही है, यहाँ पर सारी दुनिया जेजू आइलैंड की तैयारी में लगी है, और यहाँ पर हमारा हीरो तो बस साइतामा का वर्कआउट प्लान फॉलो करने में लगा हुआ है। लगता है ये भी साइतामा की तरह ग्रैंड एंट्री की तैयारी कर रहा है। आफ्टर ऑल बिना हीरो के लड़ाई खत्म कैसी होगी? अब गाइस आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि अगर साइतामा जेजू आइलैंड आग की लड़ाई के अंदर पार्टिसिपेट करता तो क्या क्या होता। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर।